हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। बच्चे, हम लोगों ने अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया, उस चैप्टर के अंदर अपने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है, एफसीसीबी क्या होता है, एफसीईबी क्या होता है, आईडीआर क्या होता है, टू वे फंगिबिलिटी क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। जबकि हम बात करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर की, तो हमने उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। फिर चाहे वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या वो स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। तो आज हमारी इस चैप्टर की थर्ड क्लास है बच्चे। थर्ड क्लास के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो इस टॉपिक पे रहेगा, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। पहले ये जो लेक्चर होता था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वाला, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का होता था। पहले आपके कोर्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के 7 पेजेस दे रखे थे। लेकिन जब इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल्स को रिवाइज किया बच्चे, तो एफपीआई का कंटेंट बहुत छोटा कर दिया। एक्चुअली में एफपीआई में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कुछ नई रेगुलेशंस आई थी 2019 को, 2019 में, 2019 में। उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसने जब उसको अडॉप्ट किया तो पुराने वाले 7 पेजेस को रिप्लेस कर दिया 1 पेज से। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, ये हमारा मॉड्यूल है। अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये सिर्फ देखिए हाफ पेज ये और हाफ पेज ये, बस। बच्चे, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अन अकेडमी पे लाइव लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं फॉर मॉड्यूल 1 3 लॉज एंड मॉड्यूल 2 के लिए दोनों लॉज। मेरे साथ बाकी फैकल्टीज की भी टीम है एंड वी आर टीचिंग लाइव। तो अन अकेडमी पे अगर आप लाइव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, तो वो आप कैसे ले सकते हैं बेटा, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको कोड यूज करना है एबीसी, अमित वोरा क्लासेस का जो एबीसी है, ये कोड आपको यूज करना है बच्चे। और इस कोड के साथ यू कैन गेट, बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। ऑलरेडी जो फी है वो बहुत कम है और उसमें आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 देना है, तो मॉड्यूल 1 के लिए उसे लगता है कि यार मैं मॉड्यूल 1, मैंने अभी मॉड्यूल 2 दिया है, मैं मॉड्यूल 1 देना चाहता हूँ, या मैंने मॉड्यूल 1 दिया है, मैं मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर आपके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है वो 6 मंथ्स का रहता है बच्चे। तो 6 मंथ्स की जो फीस है दैट इज 13125। इसमें आप एबीसी का कोड लगाएंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो फीस आएगी वो 11,800 रुपये आएगी, जिसके अंदर आपको ना ही सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स बल्कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव सच पर्टिकुलर मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल 2 में एसएनसीएम ईबीसीएल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स, और इसके साथ जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इन सब की भी अलग अलग फैकल्टीज है जो आपको इसी फी में मिलेंगी। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बेटा मैं, जब हम लोग पढ़ेंगे अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर, आप हमारा फीडबैक देख सकते हैं स्टूडेंट से, तो उसके अंदर इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है, से आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, तो उस केस में आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे और आप उसको अनलिमिटेड टाइम व्यू कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से आपका रेगुलर लेक्चर मिस हो जाता है लाइव वाला। इसके अलावा हर फोर्थ सेशन हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। वैसे मैं इतना बुरा पढ़ाता नहीं हूँ कि आपको बहुत सारे डाउट्स आए, बट स्टिल अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ये एक चेरी ऑन द केक है कि एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट सेशन और आप अपने डाउट्स को वहां रेज कर सकते हैं। यू विल गेट पीडीएफ फाइल्स ऑफ ऑल माय स्टडी मटेरियल। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे आपको उसकी पीडीएफ फाइल्स मिलती रहेंगी। और एवरी वीक हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है जिसका नाम है बेटा अभ्यास टेस्ट सीरीज। वो अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है वो आप अटेंड कीजिए, एंड उसमें हम लोग पहले ही एडवांस में बता देते हैं कि नेक्स्ट वीक किस कोर्स की, किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होने वाली है। और मेरे लॉ की तो हर संडे होती है, एक ऑल्टरनेट संडे को मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, इस तरीके से चलता है। एंड इसका जो एनालिसिस होता है कि आंसर क्या होना चाहिए था, क्या सैंपल आंसर होना चाहिए, सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए, उसमें भी मैं एनालिसिस का लेक्चर लेके आता हूं। तो कहने का मतलब आपको समझाने से लेके, आपके डाउट से लेके, अपडेटेड स्टडी मटेरियल से लेके, आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से लेके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंक्लूडिंग रिवीजन एज वेल। जो रिवीजन हम कराते हैं, इट्स नॉट लाइक
कि हमने आपको मैराथन कराया, नो, इट्स अ कंप्लीट रिवीजन जो आपकी 1 मंथ में पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो हम इन द 1 मंथ बिफोर द एग्जाम करते हैं, मतलब जून के लिए मई में करते हैं एंड दिसंबर के लिए नवंबर के मंथ में करते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेटर यूज द कोड एबीसी एंड ज्वाइन द लाइव क्लासेस बाय मी एंड आवर टीम ओनली एट अनअकैडमी। तो अब हम चलते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की तरफ। मतलब टोटल 1 पेज दिया हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, जो 7 पेजेस का टॉपिक होता था। तो मतलब जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में आज के टॉपिक में अगर हम बात करें तो हमको उतना टाइम जितना पहले लगता था 2 घंटे वो नहीं लगेंगे, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक्चुअली में बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, पहले हम इसको समझते हैं, सुनिए। एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये रेगुलेशन नहीं पढ़ा रहा मैं अभी, इससे पहले मैं बेस तैयार कर रहा हूं आपका, सुनिएगा। एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने ना कई बार सुना है इंडिया के बाहर से एफडीआई आ रहा है, एफडीआई आ रहा है। एफडीआई होता क्या है? एक्चुअली में एफडीआई आपको पढ़ाया जाता है ईबीसीएल के अंदर, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में, एंड एफपीआई पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पर सिक्योरिटी लॉज के अंदर। एक चीज समझो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वर्ड को भी भूल जाओ। अभी हम बात करें इन्वेस्टमेंट दो टाइप की, एक डायरेक्ट और एक पोर्टफोलियो, दोनों में फर्क क्या है समझिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिससे एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी बढ़े। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जीडीपी बढ़े इमीडिएटली, तो बेटा आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और जीडीपी बढ़ गया, दैट इज नोन एज योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अमित सर क्या कहना चाह रहे हो? बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ रुपीस है, आपके पास भी 1 करोड़ रुपीस है। आपने वो 1 करोड़ रुपया शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, कल को 1.5 करोड़ का होगा तो बेचूंगा। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? यस। लेकिन क्या इससे एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी डायरेक्टली बढ़ रहा है? नहीं। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। आपने गुड़गांव में एक फ्लोर ले लिया, फ्लैट ले लिया 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का होगा तो बेचूंगा। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, मैंने कोई फैक्ट्री लगा ली उस 1 करोड़ रुपए से, तो मैंने जैसी फैक्ट्री लगाई इमीडिएटली अगले दिन से माल बनना शुरू हुआ, लोगों को सैलरी मिलना शुरू होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और जीडीपी भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी फर्स्ट इंस्टेंस पे बढ़ता है उसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जबकि हम इन्वेस्ट शेयर्स में कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, तो दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक में एफडी करा दी, दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ये बात समझ आई? अब बात आती है एफडीआई एफपीआई, सुनिएगा ध्यान से। फॉर बाहर से जब इंडिया में पैसा आ रहा है, बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है जिससे एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी बढ़ेगी, जैसे हम कह रहे थे वॉलमार्ट इंडिया में आ रहा है, तो वॉलमार्ट अगर इंडिया में आ जाता है, या आइकिया, आइकिया जो है ये बहुत बड़ा ब्रांड है बाहर का, जो कि मल्टी स्टोरी, यू कैन से के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े वो है, इसमें फर्नीचर से लेके किचन वेयर सब कुछ मिलता है आपको। इसका पहला आउटलेट इंडिया में हैदराबाद में खुला। अब जब हम बात करते हैं तो ये वाले जब बड़े बड़े बाहर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या इनके आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। क्या जीडीपी बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो कहने का मतलब क्या ये एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल। लेकिन एफपीआई, अब इसका मतलब समझो आप, इससे क्या पता चल रहा है कि बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे होंगे तो क्या खरीद रहे होंगे? प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, शेयर मार्केट खरीद रहे, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी लॉ सब्जेक्ट है। तो हमारे लिए एफपीआई का कंसर्न क्या हुआ कि बाहर के ग्रुप्स इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अब शेयर मार्केट में, अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम पढ़े बेटा, तो 2014 से पहले, 2014 से पहले हम इसको बोलते थे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 2014 से पहले इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोला जाता था। 2014 में नई रेगुलेशंस आई, एफपीआई रेगुलेशंस 2014, तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोला जाने लगा। 2019 में फिर से नई रेगुलेशन आई, नाम एफपीआई है लेकिन रेगुलेशन 2019 हो गई। अब यहां पर एक चीज आती है, सुनिए सर, 2012 से पहले, 2014 से पहले, 2014 से पहले, एक्चुअली 2012 में नई रेगुलेशन आने वाली थी लेकिन वो पोस्टपोन होकर 2014 में आई थी। सुनिएगा ध्यान से सर, 2014 से पहले उसको हम बोलते थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 2014 के बाद हमने बोलना शुरू कर दिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। 2019 में भी हम एफपीआई बोल रहे हैं। तो सर 2014 और 19 में फर्क क्या हुआ? 2014 में एफपीआई रेगुलेशन 2014,
2019 में एफपीआई रेगुलेशन 2019 नाम तो सेम है, फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ बच्चे कि 2014 की जो रेगुलेशंस थी वो एफपीआई को 3 कैटेगरीज में बांटती थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। लेकिन जो 2019 के अंदर जो नई रेगुलेशंस आई जिसने पुरानी वाली को रिप्लेस कर दिया, वो बोलता है एफपीआई सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो ये समझ आया हमें? 2014 से पहले नाम ही अलग था, नाम चेंज हो गया। 2019 के बाद नाम तो वही रहा, पहले भी एफपीआई बाद में भी एफपीआई, लेकिन 2014 में 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता था एफपीआई, जबकि अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सर इतनी बात तो हमको समझ आ गई। अब सुनेगा ध्यान से, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है इंडिया में। सुनिएगा ध्यान से, बाहर, इंडिया के बाहर मिस्टर जोसेफ है, अमेरिका में रहते हैं। मिस्टर जोसेफ अकेले इंडिया में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद सकते। फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अभी तक इंडिया में परमिटेड नहीं है। इंडिया में परमिटेड है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूएस में कोई ग्रुप होगा इन्वेस्टर्स का, वहां पर जोसेफ जाएगा और बोलेगा कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, अकेले नहीं करना चाहता, तो ग्रुप को ज्वाइन करके सब मेरा भी पैसा ले लो, ग्रुप में इकट्ठे इन्वेस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अमेरिका में अगर 20 इंडिविजुअल्स है, वो 20 इंडिविजुअल्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, वो नहीं कर सकते। उन 20 को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसका बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और वो ग्रुप फिर इंडिया में रजिस्टर होगा सेबी के पास, और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एफपीआई के लिए जैसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, वैसे यहां पर एफपीआई के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेबी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। अब सुनिएगा ध्यान से, सेबी ने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया। सेबी ने कहा बाहर के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो जब इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो वो ना मेरे पास रजिस्टर ना कराएं, मैंने ये पावर किसी और को डेलीगेट कर दी। किसको डेलीगेट कर दी? सेबी ने डीडीपी डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अमित सर हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो सुना है जिसके पास डीमैट अकाउंट होता है, ये डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐसा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है जिसके पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, आप और मैं जब अपना डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो हम डीपी के पास जाते हैं, कोई एफपीआई अगर आएगा तो वो डीडीपी के पास अकाउंट खुलवाएगा। तो कुछ ऐसे डीपीज हैं जिन्होंने सेबी के पास अपने आप को डीडीपी की तरह भी रजिस्टर करवाया हुआ है। अब एक चीज सुनेगा ध्यान से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में आएगा तो डीडीपी के पास ही खुद को रजिस्टर कराएगा, एंड डीडीपी के पास डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा। क्लियर है? तो लिखा जरूर है कि एफपीआई इंडिया में आके रजिस्टर होंगे सेबी के पास, बस सेबी ने पार किसको डेलीगेट कर दिया है? डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को डेलीगेट कर दिया। राइट? तो ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई कि एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क होता है, पहले एफआईआई बोलते थे, 2014 में एफपीआई रेगुलेशंस आई, लेकिन उसमें 3 कैटेगरीज ऑफ एफपीआई होता था। 2019 में नई रेगुलेशंस आई जिसमें 2 कैटेगरीज ऑफ एफपीआई होती है। राइट? और आपको रजिस्टर सेबी के पास कराना है ऑन पेपर, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेबी ने पास डेलीगेट करी है डीडीबी को, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नॉर्मल डीपी के पास डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाते, वो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जो डेजिग्नेटेड वाला है जिसको डीडीबी बोलते हैं, और उसी के पास रजिस्टर होते हैं। सेबी ने पार उनको डेलीगेट कर रखी है। अमित सर इतनी बात तो हमको समझ आ गई। अब ये जो हमें दिया गया है, हमें हमारे इंस्टीट्यूट ने इतना इजी कर दिया, ये क्वेश्चन सिर्फ रटने वाली चीजें दे दी जबरदस्ती की, जबकि मैं इसके अगेंस्ट हूं। आपको यार कुछ तो ज्यादा पढ़ाना चाहिए एफपीआई के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सुनिए ध्यान से, इन्होंने क्या किया, सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सिर्फ ये देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 3 लाइनों की डेफिनेशन में कैटेगरीज, और कैटेगरीज में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 खत्म, और कुछ है ही नहीं। सिर्फ हमें बोल दिया जी आप याद रखो एफपीआई जो है 2 तरीके के होते हैं, कैटेगरी 1 में ये आते हैं, कैटेगरी 2 में ये आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे रिलेटेड पेपर में जो केस स्टडीज आएंगी, जो आ रही है इनफैक्ट, ये देखिए, ये केस स्टडी ध्यान से देखिए इसको। ये केस स्टडी क्या कह रही है, मेरी केस स्टडी की बुक है, जो आपको पता है मैं अलग से देता हूं केस स्टडी की बुक, जिसके अंदर सारी केस स्टडीज पास्ट ईयर के हम कवर करते हैं। देखिए, द स्टॉक मार्केट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज नॉर्मली अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्रीज की स्टॉक मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ल्यूक्रेटिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। राइट? अ फॉरेन एंडोमेंट फंड is planning to invest in Indian companies के equity shares. State the category under which the portfolio investors can be covered. कैटेगरी बताओ जिसमें फॉरेन एंडोनमेंट फंड आता है। अब भाई 2 ही तो कैटेगरी है, या 1 है या 2 है, तो बताइए किसमें आता है, और वो भी स्टेट कह रहा है, एक्सप्लेन नहीं कह रहा, बस ये बता दो किसमें आता है। विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर ये सेंट्रल बैंक होता ऑफ अ फॉरेन कंट्री? बस ये मेन क्वेश्चन है।
मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि अगर बाहर का फॉरेन एंडोनमेंट फंड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा बताओ। और कहता है अगर सेंट्रल बैंक होता फॉरेन एंडोनमेंट की जगह, फॉरेन एंडोनमेंट फंड की जगह सेंट्रल बैंक होता तो क्या आपकी कैटेगरी सेम रहती कि अलग हो जाती, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर हम अपने आंसर को देखें बेटा, तो देखिए सर एंडोनमेंट फंड्स जो है, एंडोनमेंट फंड्स जो है वो आते हैं कैटेगरी 2 के अंदर, और अगर इस एंडोनमेंट फंड की जगह सेंट्रल बैंक होता तो आ जाता कैटेगरी 1 के अंदर। दैट्स इट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा आंसर है, हाँ जी इतना सा आंसर है कि अगर एंडोनमेंट फंड है तो कैटेगरी 2 एफपीआई है, और अगर वो सेंट्रल बैंक होता तो कैटेगरी 1 एफडीआई होता। सर इतना सा आंसर लिख के मिल जाएंगे 4-5 नंबर, बिल्कुल मिल जाएंगे जी। देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये देख लो आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है। As per SEBI FPI regulations 2019, foreign portfolio investors can be classified into two categories, category 1 FPI, category 2 FPI. Foreign endowment fund is classified as category 2 FPI, whereas if an investment is made by foreign central bank, it shall be considered as an investment by foreign government related investor and shall fall under the category of 1 FPI. That's it. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पेपर में या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बोलेगा बताओ जी ये वाला फंड 1 में आता है कि 2 में आता है, या सिंपल एग्जाम में 5 to 6 मार्क का एफपीआई के बारे में हमसे शॉर्ट नोट पूछ लेगा। इससे ज्यादा कुछ बनता ही नहीं। हमारे मॉड्यूल के अंदर ही सिर्फ उन्होंने एक पेज दे रखा है, दैट टू ओनली कैटेगरीज। इसके अलावा ओरिजिन कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे रजिस्टर होते हैं, ऐसा कुछ भी हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ। राइट जी, इतनी बात समझ आई हमको। सर ये बात तो समझ आ गई और आपने हमें मॉड्यूल में भी दिखा दिया। अब हम एक बार अपना वाला ये पढ़ लेते हैं पूरा कि इसके अंदर क्या कह रहा है। देखिए बेटा, हाँ जी, अब देखिए कहता है सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस 2019, इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अच्छा, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कैटेगरी 2 में लिखा है एफपीआई अदर देन कैटेगरी 1। मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हम कैटेगरी 1 में कवर होते हैं। अगर हम कैटेगरी 1 में कवर नहीं होते हैं तो हम कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे, अदर देन एफपीआई कैटेगरी 1। ये बात समझ आ रही है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, सर ये दो कैटेगरीज दे रखी है, क्या इन दोनों कैटेगरीज के अंदर कुछ फर्क भी है? क्या इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट का फर्क है, या इसके अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन फी का फर्क है, फॉर्मेलिटीज का फर्क है? बहुत फर्क है, लेकिन वो डिफरेंसेस हमारे कोर्स में ही नहीं दिए हुए, सिर्फ कैटेगरी देके नाम देके छोड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कैटेगरी 1, कहता है कैटेगरी 1 में देखिए सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बॉडी इन्वेस्ट कर रही है तो वो कैटेगरी 1 के अंदर आएगा। आई रिपीट, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बॉडी इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है तो वो यहां पर आएगा। जैसे कि फॉरेन का सेंट्रल बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन का कोई सोवर्न वेल्थ फंड इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है सोवर्न का मतलब होता है सरकारी, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो कोई गवर्नमेंट का फंड है वो इन्वेस्ट कर रहा है। बाहर का सेंट्रल बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे चाइना में हम बोलते हैं पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, या हम बोलते हैं यूएस के अंदर हम बोलते हैं फेडरल बैंक, या हम बोलते हैं यूके के अंदर बोलते हैं अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक। तो इंग्लैंड में सेंट्रल बैंक होता है, यूएस में फेडरल बैंक होता है या फेडरल रिजर्व होता है, और चाइना में पीपल्स बैंक होता है। तो ये सेंट्रल बैंक है हर देश में, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई बोलते हैं तो हर देश में सेंट्रल बैंक का अपना नाम होता है। तो सोवर्न अगर सरकारी वेल्थ फंड है या कोई ऐसी एंटाइटी जिसमें एटलीस्ट 75% गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कैटेगरी 1 में पहला पॉइंट क्या गया, सरकार या सरकारी रिलेटेड बॉडीज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज। सर इतनी बात तो हमको समझ आ गई। अब सुनिए, इसके अलावा कहते हैं सर पेंशन फंड्स, जैसे इंडिया में पेंशन फंड्स होते हैं, अगर आपने सुना हो पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी भी है। पेंशन फंड की जब हम बात करते हैं तो भाई बाहर के पेंशन फंड्स होते हैं जो लोगों, जैसे इंडिया में होता है आपको पता ना कि हर महीने आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, जितना एम्प्लॉय का कटता है एम्प्लॉयर भी उतना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो पैसा पीएफ डिपार्टमेंट के पास जाता है। वो पैसा कुछ परसेंटेज प्रोविडेंट फंड में जाता है, कुछ परसेंट पेंशन में जाता है। इंडिया में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट है जो 1952 का है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, कहता है वो जो प्रोविडेंट फंड है इंडिया के बाहर के, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड भी बेसिकली बाहर के एम्प्लॉयर्स, अमेरिका में कोई एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय का पीएफ काटता है तो वो भी तो सरकारी फंड के पास जमा कराता होगा, तो पीएफ प्रोविडेंट फंड इज आल्सो गवर्नमेंट।
यूनिवर्सिटी फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है, अगर आपको पता हो तो बाहर का जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सारा सरकारी है। हम बाहर हमारी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत रेयर होती है, या बाहर प्राइवेट स्कूल्स बहुत रेयर होते हैं। हमारे यहाँ पे तो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाहर 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ती है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज भी गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, इस वजह से उनको भी यहाँ कवर किया गया है। अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटाइटीज, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटाइटीज का क्या मतलब है, सुनिए। वो एंटाइटीज जिसका कोई रेगुलेटर है। इंडिया में रियल एस्टेट पे रेरा है, इंश्योरेंस पे आईआरडीए है, बैंकिंग पे आरबीआई है। लेकिन आप सोचोगे टीचिंग सेक्टर के अंदर कुछ है? टीचिंग सेक्टर नहीं, कोई रेगुलेटर नहीं है, तो वो अप्रोप्रिएटेड रेगुलेटरी एंटाइटेड में नहीं आएगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सब, या ब्रोकर्स, यहाँ मैं ब्रोकर्स भी लिख सकता था, एक और पॉइंट। तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, देखो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जैसे हमारे यहाँ आईआरडीए, वहां भी इंश्योरेंस रेगुलेटर है, बैंक में वहां भी सेंट्रल बैंक है। एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजर या ब्रोकर्स, इनके ऊपर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अमेरिका में है एसईसी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो मतलब इनको अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटाइटीज क्यों बोला गया? क्योंकि वो एंटाइटीज है जिनके ऊपर कोई ना कोई सेक्टोरल रेगुलेटर बैठा हुआ है। राइट बच्चे, क्लियर है जी? इसके बाद कहता है एंटाइटीज उस देश की जो एफएटीएफ के मेंबर है। हम एफएटीएफ की बात करते हैं तो एफएटीएफ आप लोगों ने कहा सुना हुआ है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ईबीसीएल के अंदर, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते हो, जब आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पढ़ते हो बेटा, उसके अंदर आप लोग पढ़ते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी 49 रिकमेंडेशंस है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे, अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में लोग कन्वर्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ बहुत सारी बॉडीज बनाई गई। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो वियना कन्वेंशन हुई, जिसमें हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो बेसल्स कमेटी हुई। वहां पर जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा वो रहा एफएटीएफ। एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर है बहुत सारे देश। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एफएटीएफ। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई भी बाहर का एफपीआई इंडिया में आना चाहता है, इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कहता है वो एफएटीएफ का मेंबर है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान की कोई बॉडी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, पाकिस्तान एफएटीएफ का मेंबर नहीं है, तो वो यहां नहीं आएगा। एंटाइटीज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज, वो बॉडी आ सकती है जिसका देश एफएटीएफ का मेंबर है। अगर हम बात करते हैं यूएस की, अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो ये एफएटीएफ के मेंबर है। तो क्या ये इनमें से, यूएस में से, कनाडा में से, ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी एफपीआई इंडिया में आ सकता है? यस, आ सकता है, वो कैटेगरी 1 के अंदर आएगा। कहता है लेकिन वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होने चाहिए। वो एंटाइटीज जो है वो उस देश से आ रही है, खाली इससे काम नहीं चलेगा, वो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होनी चाहिए। या दूसरा ऑप्शन, वो अनरेगुलेटेड है, उनका कोई सेक्टोरल हेड नहीं है, लेकिन वो जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो उनका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, जो सब कुछ प्लान करता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो रेगुलेटेड होना चाहिए। तो देखिए पहले 2 पॉइंट पे फर्क समझ आ रहा है। ये वाला जो हम 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहली चीज, बॉडी कहां से आ रही है? बॉडी उस देश से आ रही है जो देश एफएटीएफ का मेंबर है। उस देश से आ रही है जो बॉडी आ रही है, जो मान लो एक एलएलपी आ रही है, कंपनी आ रही है, जो भी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, जो एफपीआई का ग्रुप आ रहा है, या तो वो खुद उस देश में रेगुलेटेड सेक्टर में है या अनरेगुलेटेड में है, तो कम से कम जो इन्वेस्ट, जिसको वो पैसा दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है मेन, जो डिसाइड करेगा पैसा कहां लगाना है, वो रेगुलेटेड सेक्टर से होना चाहिए। देखिए, तो या तो बॉडी, ये ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखिए, या तो ये एंटाइटी रेगुलेटेड होनी चाहिए, या एंटाइटी अनरेगुलेटेड है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा कहता है सर कुछ यूनिवर्सिटी एंडोनमेंट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड फंड्स होते हैं, क्या वो भी यहाँ कैटेगरी 1 में आएंगे? कहता है सर वो यूनिवर्सिटीज जिनको बने हुए कम से कम 5 साल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी एंडोनमेंट्स, इफ यूनिवर्सिटीज इज इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 5 years, इसका मतलब हमें सर अगर लेस देन 5 ईयर के लिए होती है, अगर कोई यूनिवर्सिटी का फंड है, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का फंड है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको मोर देन 5 ईयर्स हुआ यूनिवर्सिटी बने हुए, तो वो यहाँ आएंगे कैटेगरी 1 में। अगर लेस देन 5 ईयर्स हुआ तो वो कैटेगरी 1 में तो नहीं आएंगे, फिर वो कैटेगरी 2 में इसमें आ जाएंगे, एंडोनमेंट्स में। देखिए ये एंडोनमेंट्स एंड फाउंडेशन जो है यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमसे कोई पूछता, जैसे वो मैंने अभी आपको केस स्टडी दिखाई जिसमें लिखा हुआ था एंडोनमेंट फंड, देखिए ये जो मैंने अभी आपको केस स्टडी दिखाई थी, इस केस स्टडी में यहां पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में फॉरेन एंडोनमेंट फंड, ये लिखा हुआ था। अगर फॉरेन एंडोनमेंट फंड की जगह लिखा होता, हमने कहा फॉरेन एंडोनमेंट फंड है,
तो हमने तो बोल दिया जी ये कैटेगरी 2 के अंदर आएगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता फॉरेन यूनिवर्सिटी एंडोनमेंट फंड, तो फिर हमारा आंसर क्या होता जी, अगर उस यूनिवर्सिटी को बने हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो कैटेगरी 1 में आएगा, 5 साल से कम है तो कैटेगरी 2 में आएगा। लेकिन सेंट्रल बैंक है तो वो कैटेगरी 1 के अंदर ही आएगा। राइट बच्चे, क्लियर है जी? चले आगे। अब देखिए, अब ये लास्ट में देखिए क्या कहता है, कहता है सर कोई भी एंटाइटी जो आ रही है वो एफएटीएफ वाली कंट्री से है, ये बात तो समझ आई क्या कि जो एंटाइटी जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो कंट्री एफएटीएफ की मेंबर है, राइट। प्लस इसके अलावा कहता है 75% अमाउंट जो एफपीआई का जो टोटल पैसा है, मान लो वो इंडिया में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 75%, 75 करोड़ ओन्ड बाय दिस 2, 3 और 4, इन तीनों में से किसी एक का पैसा है वो। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये बोल दिया, जैसे हम ऊपर कह रहे हैं पेंशन फंड पैसा लगा रहा है, या हम कह रहे हैं, अगर हम ऊपर कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज पैसा लगा रही हैं, या हम कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह पैसा लगा रही हैं, कहता है अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसमें पूरा पैसा पेंशन फंड का नहीं लग रहा, पूरा इंश्योरेंस का नहीं लग रहा, पूरा यूनिवर्सिटी का नहीं लग रहा, लेकिन तीनों का मिलकर कम से कम 75% लग रहा है, तो कहता है तो भी वो सेक्टर 1 में ही, कैटेगरी 1 में ही आ जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है। इन शॉर्ट, बाहर की एक बॉडी है, बाहर की बॉडी में इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, चलेगा। सर इंश्योरेंस कंपनीज ने 25% पैसा लगाया, 25% यूनिवर्सिटीज ने लगाया, 25% मान लो यूनिवर्सिटीज ने, यहां हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखो अगर मैं ऐसे कहना चाहूं कि सर यहां 25% लगाया, 25% लगाया बैंक्स ने, 25% लगाया इंश्योरेंस कंपनी ने, 25% लगाया यूनिवर्सिटी ने, राइट। और ये कौन से देश की है बॉडी जिसमें 25% बैंक ने पैसा लगाया, 25% इंश्योरेंस कंपनी ने और 25% यूनिवर्सिटी में? ये उन कंट्रीज की है जो कंट्रीज एफएटीएफ के अंदर आती है, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हम लोगों को ये याद हो गया? हाँ, थोड़ा सा रटना हमारे लिए मुश्किल है, ये बात मैं मानता हूं बच्चे, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस रटना, लेकिन मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है। पहले में बैंक गवर्नमेंट आ गया, सरकार, सरकारी फंड, सेंट्रल बैंक या ऐसी बॉडी जिसमें सरकार का 75% है। दूसरे में पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड आ गए। तीसरे में अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड जिसका कोई ना कोई सेक्टोरल हेड है। चौथे में एफएटीएफ कंट्री से आ रहे हो आप, जो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है या जो खुद अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड बॉडी नहीं है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर जिसको पैसे दे रहे हैं वो रेगुलेटेड है, या कोई भी ऐसे उस देश की यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फंड आ रहा है जो एफएटीएफ की मेंबर है, प्लस उस यूनिवर्सिटी को बने हुए 5 साल हो चुके हैं। और लास्ट में कह रहा है एफएटीएफ वाली कंट्री से आ रहे हो, प्लस यूनिवर्सिटी ने 100% पैसा नहीं लगाया, बैंक ने 100% नहीं लगाया, इंश्योरेंस ने 100% नहीं लगाया, लेकिन तीनों ने मिलकर 75% पैसा, पोर्टफोलियो की वैल्यू का 75% भी अगर उनका है तो भी कहता है वो कैटेगरी 1 में आ जाएगा। राइट बच्चे, क्लियर है? अब देखिए, अब कहता है सर ये बताइए कि कैटेगरी 2 के अंदर क्या आता है। यहां पर बात करता है कैटेगरी 2 में, कहता है सबसे पहले तो कह रहा है एफपीआई अदर देन कैटेगरी 1, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कैटेगरी 1 में नहीं आते वो 2 में आते हैं, सच एज, अब देखिए इधर, सच एज रेगुलेटेड फंड्स। अब सर यहाँ मेरी बात को सुनिएगा, बड़ा मजेदार चीज है। सर रेगुलेटेड फंड्स यहाँ आएंगे तो यहाँ भी तो रेगुलेटेड लिखा था भाई, यहाँ अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड लिखा था, इसको पकड़ के रखो ध्यान से। वहां था अप्रोप्रिएटेड रेगुलेटरी और रेगुलेटेड, और यहाँ है रेगुलेटेड फंड। एंडोनमेंट्स एंड फाउंडेशन, सर एंडोनमेंट्स यहाँ पर कौन सी आएंगी? अगर खाली एंडोनमेंट वर्ड लिखा है तो कैटेगरी 2 में आएगी। अगर यूनिवर्सिटी वाली एंडोनमेंट लिखा है तो हम देखेंगे, अगर यूनिवर्सिटी वाली एंडोनमेंट को 5 साल से ज्यादा हो गया उस यूनिवर्सिटी को बने हुए फंड, चाहे एंडोनमेंट फंड चाहे 2 साल पहले बना है, यूनिवर्सिटी अगर 5 साल पहले बनी है तो कैटेगरी 1 में आएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी को बने हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं तो उसका एंडोनमेंट फंड भी कैटेगरी 2 के अंदर ही आएगा। राइट बच्चे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बाहर की हैं, फैमिली ऑफिसेज है, फैमिली बिजनेसेस है, जैसे हमारे यहाँ पे फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं। बाहर के कोई इंडिविजुअल्स है, अब आप ये चीज देखिए ध्यान से, बाहर के इंडिविजुअल, सर अभी तो आपने कहा था कोई भी बाहर का इंडिविजुअल इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, भाई अकेले नहीं कर सकता ना, बाहर के 20 इंडिविजुअल्स, यूएस में 20 इंडिविजुअल्स है, 20 इंडिविजुअल्स ने मिलकर सोचा हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देखो वो 20 इंडिविजुअल्स कैटेगरी 1 में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि कैटेगरी 1 में तो एंटाइटी, फंड्स, ये सब आ रहा है। तो मतलब सर जो इंडिविजुअल्स ग्रुप बना के एफपीआई ला रहे हैं वो हमेशा कैटेगरी 2 के अंदर ही आएगा। अब यहां से एक केस स्टडी अगर बन जाए कि भाई साहब यूएस में एक जगह है जहां, जिसका नाम है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के पास एक आइलैंडिया नाम की जगह है, आइलैंडिया में 20 अमेरिकन है, 20 अमेरिकन इंडिविजुअल्स है, या यू कैन से कि 20
हस्बैंड वाइफ कपल्स है, मतलब 10 कपल्स है जिसमें हस्बैंड वाइफ है 10 कपल्स में, तो 20 लोग हो गए। तो वो 20 लोग इंडिविजुअल, 20 इंडिविजुअल कह लो या 10 हस्बैंड वाइफ 10 कपल्स कह लो, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एंटाइटीज वाला पार्ट तो कैटेगरी 1 में आएगा, लेकिन जो फैमिली हो गई, जो इंडिविजुअल्स हो गए, ये सब कहां पर आएंगे? ये सब यहां पर आएंगे कैटेगरी 2 के अंदर। क्लियर है ये बात? चैरिटेबल फंड्स कैटेगरी 2, जो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है कैटेगरी 1, जो रेगुलेटेड है वो कैटेगरी 2 में आएंगे। रेगुलेटेड एंटाइटीज इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दी क्लाइंट्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं इंडिया में, पोर्टफोलियो मैनेजर को हम पैसे दे देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे पैसा मैनेज करता है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। शाहरुख खान ने अपना पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट किया और उसको बोला तू पैसा मैनेज कर, राइट? तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर है, क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा है। तो सर ये तो इंडियन एग्जांपल हो गया। अब हम लेते हैं इंडिया के बाहर टॉम क्रूज। टॉम क्रूज बहुत फेमस एक्टर है, वॉल स्मिथ बहुत फेमस एक्टर्स है। अब टॉम क्रूज ने क्या करा, एक पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट करा और उसको बोला कि भाई तू इंडिया में मेरा पैसा लगा, ठीक है? अब सुनेगा ध्यान से। टॉम क्रूज इंडिविजुअल है, वो खुद करता तो इंडिविजुअल अकेला तो कर नहीं सकता, ग्रुप के थ्रू करेगा। तो टॉम क्रूज ने क्या किया, टॉम क्रूज और वॉल स्मिथ, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने, ये बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर्स है, तो इन दोनों ने क्या किया, अपना एक पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया, उसको बोला तो इंडिया में इन्वेस्ट कर। तो अब देखिए, वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर वाली बॉडी है वो रेगुलेटेड एंटाइटी है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो बाहर है, जैसे इंडिया में सेबी है, इंडिया में पोर्टफोलियो मैनेजर को सेबी रेगुलेट करता है, बाहर के पोर्टफोलियो मैनेजर को सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन रेगुलेट कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल स्मिथ और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टॉम क्रूज या लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो भी नाम आपको पता है दो चार, ये वाले जो वेल्दी लोग हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स, जो बाहर के बेसिकली सेलिब्रिटीज हैं, दे आर हैविंग फंड्स और ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू अ रेगुलेटेड एंटाइटी। रेगुलेटेड एंटाइटी, पोर्टफोलियो मैनेजर इज अ रेगुलेटेड एंटाइटी। तो वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर इनसे पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहा है वो भी एफपीआई के कैटेगरी 2 में आएगा। व्हाई? बिकॉज इनडायरेक्टली पैसा इंडिविजुअल्स का आ रहा है और इंडिविजुअल और फैमिलीज का आती है, कैटेगरी 2 में ही आती है। अनरेगुलेटेड फर्म्स नहीं, फंड्स आएगा यहाँ। अनरेगुलेटेड फंड्स होना चाहिए, फर्म्स नहीं होना चाहिए, आई डाउट। अनरेगुलेटेड फंड्स, मैं एक बार इसे क्रॉस चेक भी करना चाहूंगा, बट आई एम 100% श्योर कि ये फंड्स है, फर्म्स नहीं हो सकता। अनरेगुलेटेड फंड्स, राइट? अनरेगुलेटेड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ एलएलपीज और ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो अगर अनरेगुलेटेड फंड्स है, ये मैंने गलती से टेक ओवर खोल दिया, हाँ जी, अनरेगुलेटेड फंड्स है इन द फॉर्म ऑफ एलएलपीज और ट्रस्ट, तो वो भी कहां पर आएगा, वो भी यहां पर आएगा, अनरेगुलेटेड है। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, अगर ये बोल देता कि सर अनरेगुलेटेड फंड्स है एलएलपी और ट्रस्ट, तो यहाँ अनरेगुलेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि इनके ऊपर कोई सेक्टोरल रेगुलेटर नहीं है इंडिया के ऊपर। इंडिया में तो हालांकि एलएलपीज के ऊपर देखा जाए तो बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वही कंपनीज को रेगुलेट करती है, वही एलएलपीज को। पर अब्रॉड में अगर कहता है, बाहर के देशों में एलएलपी है, और एलएलपी अगर उसके ऊपर कोई अनरेगुलेटेड फंड है, उसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, अगर तो रेगुलेटर है तो फिर तो वो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटरी एंटाइटीज में आ जाएगा, और अगर कोई रेगुलेटर नहीं है तो फिर वो कहता है कैटेगरी 2 के अंदर आएगा। राइट बच्चे? तो ये क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन है पूरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हमारे लिए। आई होप हमें समझ आ गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सर पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे, ये पैसा कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं लगाते, शेयर मार्केट में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी लॉ में, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट से मतलब है। ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा इंडिया में, तो ये इंडिविजुअली नहीं करते, ग्रुप बना के इंडिया में करते हैं। एफपीआई का पे पहले 3 कैटेगरीज होती थी, अब 2 कैटेगरीज में कर दिया गया 2019 की रेगुलेशंस के बाद। जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो ये एज पर लॉ सेबी के पास रजिस्टर होते हैं, पर सेबी ने क्या किया है, इनको बेसिकली सेबी ने पार्ट डेलीगेट कर दी डीडीपी, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ये स्पेशली काइंड ऑफ डीपीज होते हैं जो एफपीआई का डीमैट अकाउंट खोलते हैं, और रजिस्टर भी एफपीआई इन्हीं के पास होते हैं। जब हम एफपीएस की बात करते हैं तो ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आता है। कैटेगरी 1 में रेगुलेटेड एंटाइटीज हो गई, गवर्नमेंट एंटाइटीज, गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटाइटीज हो गई, कोई ऐसी एंटाइटीज जिसमें सबने मिलके, रेगुलेटेड एंटाइटीज ने मिलके पैसा लगा रखा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज होगी जिनको बने हुए 5 साल हो गया, उनका कोई फंड है, यहाँ इंडिविजुअल आ गया, फैमिली आ गया, रेगुलेटेड एंटाइटीज आ गई, ऐसे फंड जिनको बने हुए 5 साल नहीं हुए, या ऐसे रेगुलेटेड एंटाइटीज जो इंडिविजुअल्स के बिहाफ पे काम कर रही है, या अनरेगुलेटेड फंड्स जिसके अंदर एलएलपी और ट्रस्ट आता है। राइट जी? क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों का
ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके साथ मैंने आपको केस स्टडी भी बता दी कैसी एग्जाम में आई हुई है, तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा कोशिश करनी है लिखते लिखते कम से कम बार देखो, ऊपर पॉइंट्स को याद करो। कैटेगरी वन में सर मेन 5 पॉइंट्स है। पांचवा तो जो है वो तो बड़ा सिंपल सा है, ऊपर वाले 2 3 4 को मिला के बना हुआ है। फर्स्ट जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है, जिसमें सेंट्रल सॉवरेन फंड एंड एंटाइटल्स, जिसमें 75% गवर्नमेंट का है। सेकंड पेंशन फंड की बात करता है। थर्ड रेगुलेटेड अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटाइटल्स की बात करता है। और फिफ्थ बात करता है वो एफएटीएफ वाली। इस तरीके से याद कीजिए लिखते लिखते।
कैटेगरी 1 में पहली चीज 5 सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज इन्वेस्टर्स, जिसमें सेंट्रल बैंक है, सोवर्ण वेल्दी फंड्स हैं, सरकारी फंड्स हैं, या ऐसी एंटाइटीज जिसमें 75% कंट्रोल गवर्नमेंट का है। अब पेपर में अगर यहाँ पर भी केस स्टडी आ जाए कि एक बाहर की गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 60% शेयर गवर्नमेंट के हैं, तो वो कहाँ आएगी? तो वो कैटेगरी 2 में आएगी, 1 में तो आने से रही। पेंशन फंड्स, यूनिवर्सिटी फंड्स कैटेगरी 2 है। लास्ट वाला पॉइंट है कि एफएटीएफ का मेंबर प्लस 234 वालों ने मिलके 75% ओन किया हो। मतलब इस क्वेश्चन में 75% इज द मेन क्राइटेरिया, चाहे कैटेगरी 1 में पॉइंट 1 में गवर्नमेंट वाले हो या लास्ट पॉइंट में हो। इसके बाद थर्ड और फोर्थ रह गया। थर्ड अप्रोप्रिएटेड रेगुलेटरी एंटाइटीज है, इसी से कैटेगरी 2 का रेगुलेटेड फंड बन जाएगा। खाली रेगुलेटेड फंड बोल रहा है तो कैटेगरी 2, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटरी रेगुलेटेड बोल रहा है तो कैटेगरी 1। फोर्थ पॉइंट रह गया एफएटीएफ के मेंबर जो खुद अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, या वो खुद नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर रेगुलेटेड है, या यूनिवर्सिटी एंडोनमेंट फंड जिस यूनिवर्सिटीज को बने हुए 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल से कम हुआ है तो वो भी कैटेगरी 2 के अंदर आएगी। और बच्चे में कैटेगरी 2 में याद करना हो तो 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स में कैसे याद करना है? सबसे पहले तो फैमिली ऑफिस एंड इंडिविजुअल ये एक जैसा हो गया, फैमिली मेंबर्स या इंडिविजुअल्स, या फैमिली बिजनेसेस इंडिविजुअल्स ये एक जैसा हो गया। 3 है रेगुलेटेड से रिलेटेड, रेगुलेटेड फंड, रेगुलेटेड एंटाइटी, अनरेगुलेटेड फंड। ये 3 तो रेगुलेटरी वर्ड याद रखो। पहला रेगुलेटेड फंड आ रहा है, देखो 6 पॉइंट रेगुलेटेड एंटाइटीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स आ रहा है, जिसमें मैंने आपको टॉम क्रूज और वॉल स्मिथ का एग्जांपल दिया। वो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू करते हैं जो कि वहां पर रेगुलेटेड है बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो वहां पे सिक्योरिटीज रेगुलेटर है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें अनरेगुलेटेड फंड्स। तो 3 तो ये रेगुलेटेड वाले हो गए, 2 हो गए फैमिली ऑफिस और इंडिविजुअल। अब रह गए 2। एक वो एंडोनमेंट वाला याद रखो, क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा यूनिवर्सिटी वाला उधर आएगा, 5 साल या उससे कम है तो इधर आएगा। और लास्ट पॉइंट हो गया चैरिटी। तो 7 पॉइंट्स मुझे तो याद हो गए। एक रेगुलेटेड फंड है, दूसरा भी रेगुलेटेड एंटाइटी है जो क्लाइंट के बिहाफ पे, तीसरा अनरेगुलेटेड है। 3 ये हो गए। एक हो गया इंडिविजुअल वाला, एक हो गया फैमिली ऑफिस वाला, एक हो गया चैरिटेबल वाला, 6th और 7th आपका हो गया एंडोनमेंट्स एंड फाउंडेशन। तो बेटा आई होप हम लोगों को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझ आ गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशंस 2019 हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।